नमस्कार, मैं युवा किसान संगठन से सुनील चौधरी। हमारे साथ है युवा किसान संगठन से रविंद्र चौधरी। नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा। रविंद्र जी, मैं आपसे क्वेश्चन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है? निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव है, ये एक तरीके से लोकतंत्र का पर्व है। हम सब लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, जनता भी एंजॉय कर रही है। लेकिन वास्तविक मुद्दों से ये जो चुनाव है ये भटक गया है, क्योंकि इस चुनाव में अगर हम देखेंगे तो वास्तविक जो मुद्दे थे, मैं समझता हूँ उनके ऊपर चर्चा न करते हुए ये जो चुनाव है कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे अगर देखें कुछ शब्द अगर कॉमनली लें तो जैसे आइटम है, कैलासिया है, या मैं समझता हूँ रावण है, या पकोड़े जैसी नाक है, या सबसे बड़ा शब्द मैं समझता हूँ गद्दार। ये इन शब्दों के आसपास सारे अगर वो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सबके भाषण लोगे तो सिर्फ इन्हीं शब्दों के ऊपर फोकस रह करके मैं समझता हूँ ये चुनाव केंद्रित रह गया है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से जनता का नजरिया चुनाव को लेकर के क्या? मैं समझता हूँ जनता का नजरिया पूरी तरीके से स्पष्ट है। जिस तरीके से लोकतंत्र में जो जनता जो होती है वही अदालत होती है, और जनता के बीच में हर बार 5 साल में जो भी पद होता है उसके लिए इन लोकतंत्र के जो नेता होते हैं उन लोगों को आना पड़ता है। इस बार 2 साल में आ गए हैं और जनता को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जिस तरीके से ये अलग अलग बातें कर रहे हैं और जनता को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लगता है कि ये इधर उधर की बातें करेंगे तो जनता घूम जाएगी। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो जिस तरीके से मैं एक जॉली LLB मूवी का एक बताना चाहूँगा एग्जाम्पल, कि उसमें वो मजिस्ट्रेट रहता है, वो बोलता है कि फर्स्ट डे जब पहली बारी मेरे पास केस आता है तो मुझे पता होता है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो मजिस्ट्रेट वो जो बोलते हैं कि भाई मुझे जो निर्णय देना होता है वो मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता हूँ उसके आधार पर निर्णय नहीं देना होता है। मजिस्ट्रेट को जो निर्णय देना होता है वो सबूतों के आधार पर, और सबूत आते नहीं है, वो निर्णय दे नहीं पाता है, तारीख पे तारीख चलता रहता है। उसी प्रकार से हमारी जो जनता है, मध्य प्रदेश की जो जनता है, और ये जो उपचुनाव है, तो वो जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या खराब है और क्या बहुत खराब है। लेकिन जनता के पास विकल्प नहीं होने से या विकल्प के अभाव की वजह से जनता को खराब और बहुत खराब में से एक को चूज करना है। तो जनता अपने मन में निर्णय बना चुकी है, जनता सब जानती है। तो मैं समझता हूँ जनता जो करेगी वो सही होगा। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप किसको मतदान करेंगे? भैया आपका प्रश्न तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लोकतंत्र में जो मत की गोपनीयता रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए मैं यहाँ पे अपने जो किसको वोट दूंगा मैं इसको डिक्लेयर करना ठीक नहीं समझता। लेकिन निश्चित रूप से मैं विधानसभा उपचुनाव में मैं हाटपिपलिया विधानसभा से आता हूँ और मैं अपना मतदान अवश्य करूँगा। अच्छा, मेरा चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपसे है जी कि आपके हिसाब से हाटपिपलिया के मुद्दे क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं समझता हूँ आज का जो हमारा ये जो डिस्कशन है, हमारी जो चर्चा है, परिचर्चा है, इसका सार्थकता इसी में है, इसी प्रश्न के ऊपर कि मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हैं इसमें हर विधानसभा में अपने अपने मुद्दे हैं। हाटपिपलिया विधानसभा की अगर बात करें, और मैं हमारे सभी साथियों से अपील भी करूंगा कि उसी तरीके से वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को लें और उसके ऊपर के वो नोट डाउन करके कि उनके मुद्दे क्या हैं और उसके ऊपर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका क्या क्या स्पष्टीकरण है, उसके अनुसार ही वो वोट देना निश्चित करें। मैं समझता हूँ हाटपिपलिया विधानसभा का जो सबसे मेन मुद्दा जो है वो है नेवरी फाटा से लेकर के हाटपिपलिया तक की सड़क, जो कि मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से उसकी मांग चल रही है। दीपक जोशी जी जो वहाँ के पूर्व विधायक थे वो 15 साल तक वहाँ पे रहे, लेकिन वो सड़क नहीं बनी, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा सबसे। क्योंकि ये जो सड़क होती है ये जीवन रेखा है। ये वहाँ अगर लोगों को शिक्षा के लिए जाना हो, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मंडी में जाना है, कहीं पर भी अगर जाना है तो इसी सड़क से होकर के जाना है। ये एक तरीके से जीवन रेखा है। साथ ही साथ वहाँ पर हाटपिपलिया में अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो कोविड-19 का जो अभी महामारी चल रही है इसको लेकर के वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके। अगर पूर्व में देखें तो अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है मनोज चौधरी जी, जब वो भी कोरोना संक्रमित हुए थे तो वो इलाज करवाने के लिए इंदौर के एक निजी अस्पताल में आए थे। तो मैं समझता हूँ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी इन प्रत्याशियों ने स्पष्टीकरण करना चाहिए कि वहाँ पे हॉस्पिटल को लेकर के इनकी क्या प्लानिंग है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हाटपिपलिया विधानसभा चूंकि एक तरीके से 90% अबो वहाँ पे जो है किसानों पर आधारित है। वहाँ की जो मुख्य जो इनकम का जो सोर्स है वो कृषि है, और किसान जो है उनकी इस विधानसभा चुनाव में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर किसानों का आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखें तो यूरिया, हाँ यूरिया, कोई अलग अलग अनोखा शब्द का मैं चयन नहीं कर रहा हूँ, उपयोग नहीं कर रहा हूँ। यूरिया एक मुद्दा है। आज अगर 4000, 5000, 10,000 वीडियो आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे मिलेंगे, हर टीवी चैनल पे जो लोकल मध्य प्रदेश के चैनल है उनके ऊपर डिबेट हो रही है, लेकिन यूरिया के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अगर आप देखोगे तो यूरिया ब्लैक हो रहा है। हाटपिपलिया विधानसभा में भी ये स्थिति की सोसाइटियां भंग पड़ी हुई है, जहां है वहां पर भी उनने बोरिया या जो यूरिया है वो दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को सप्लाई कर दी है। वहां जाओ तो वो शर्तें रखते हैं कि अगर आप 1 MP की बोरी खरीदोगे तो 2 DAP की खरीदना पड़ेगी, 2 DAP की खरीदोगे तो 3 MP की खरीदना पड़ेगी। मैं समझता हूं कि इस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है।
और सरकारी जो रेट है उससे 100 रुपये 200 रुपये अधिक रेट देकर के उनको यूरिया खरीदना पड़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जनप्रतिनिधि बात नहीं कर रहा है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी किसान पूरे साल भर का बिल भरता है, लेकिन उसको जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो इन 3 महीनों में लगती है। अब गेहूं की बुआई हो रही है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीने में उसको इलेक्ट्रिसिटी लगना है, लेकिन किसानों को लाइट कब दी जाएगी? रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अरे भैया, अगर आप जंगल में जाते हो तो वहाँ सांप, बिच्छू, जानवर, अलग अलग तरीके के जानवर घूमते हैं, तो किसान क्या है भाई? किसान को भी आप दिन में लाइट दो और 12 घंटे उसको कम से कम लाइट दो। वैसे तो 24 घंटे लाइट मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम आप अगर आप कम भी लाइट दे रहे हैं तो 12 घंटे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो उसको दिन के समय में लाइट मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ जब हम अब ये स्पष्ट है, आज नहीं सदियों से हम लोग इसी महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में हम लोग गेहूं की बुआई कर रहे हैं और इसकी कटाई मार्च में इसकी कटाई होगी। और ये इसको जब हम इसका जब उपार्जन होगा, मंडियों में जाएंगे, सरकारी खरीदी केंद्रों में जाएंगे तो अप्रैल महीने में ये जाएंगे, या कई बार सरकारी खरीदी मई में होती है। लेकिन जब वहाँ जाएंगे, अभी पूर्व का अगर हम देखें जो अप्रैल मई में जब इसकी जो उपार्जन हो रहा था तो वहाँ पर किसान 6 दिन तक, 10 दिन तक लाइन में लगे हुए थे। यहाँ तक कि युवा किसान संगठन ने जब इसका विरोध किया, हमने इसको लेकर के आंदोलन किया तो हमारे ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की। मैं समझता हूँ किसानों को आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। आज सबको पता है कि कितने मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होगा। एक सरकारों के पास आकलन है, हर जगह आपके पास पटवारी है, SDM के, आपको पता नहीं। और जब ये गेहूं तुलवाई की बात आएगी तो फिर ये बोलेंगे हमारे पास बारदान नहीं है, फिर ये बारदान के ऊपर राजनीति करेंगे। मैं समझता हूँ आज जब ये जनप्रतिनिधि जनता के बीच में है तो इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि हमारी ये व्यवस्था है, हम इतने बारदान की व्यवस्था करेंगे। मध्य प्रदेश में हम इतने लाख मेट्रिक टन आलू खरीदने की, इतने लाख मेट्रिक टन प्याज खरीदने की, इतने लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदने की हम व्यवस्था रखेंगे। मैं समझता हूं ये वो बुनियादी मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। साथ ही साथ हाटपिपलिया विधानसभा में अगर देखेंगे तो जेल चौराहे पे, जहां पर फ्लाईओवर की मांग को लेकर के हम लोग काफी समय से प्रयासरत हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। वो दाएं आए बात कर रहे हैं। पालनागर चौराहा और जेल चौराहा, इन दोनों जगह पे फ्लाईओवर की आवश्यकता है। और जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है कि जब तक रोड कंप्लीट नहीं होता है तब तक वहाँ पे टोल टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी टोल टैक्स की वसूली भी चालू हो गई। जबकि वहाँ पर सर्विस लेन, अगर आप देखेंगे रसलपुर चौराहे से लेकर मुंबई तक तो हर जगह पे सर्विस रोड है, लेकिन देवास का जो बाईपास है वहाँ पे सर्विस लेन नहीं है। वहाँ सर्विस लेन बनना चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को जो 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में आते हैं उनको टोल टैक्स में छूट देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो भी अवैध तरीके से उनसे टोल टैक्स वसूला जा रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से ये संदेश है और सब जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इन जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें और ये जवाब दे कि इनका क्या कहना है। क्या टोल टैक्स वहाँ के स्थानीय लोगों से लगना चाहिए? पालनागर के लोग अगर वहाँ से 100 मीटर 200 मीटर पे अगर उनके खेत है, वहाँ से उसी टोल टैक्स के वहाँ से निकल, उनसे भी दादागिरी पूर्वक टोल टैक्स मांगा जाता है। राजोदा गांव जो वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे, उनसे टोल टैक्स मांगा जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जा रहे जनप्रतिनिधियों को और जितने भी CM कैंडिडेट है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप निर्णय करें और स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में छूट मिलना चाहिए, और जेल चौराहे पर और पालनागर चौराहे पे फ्लाईओवर बने, ये आप सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जो ये जनता के मुद्दे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हाटपिपलिया विधानसभा का ही नहीं पूरे प्रदेश का और देश भर का मुद्दा है, कृषि बिल, जो कृषि बिल आया है उसके ऊपर सरकार का क्या कहना है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इन कृषि बिलों में पंजाब की सरकार ने जिस तरीके से शर्त को जोड़ा है, अगर MSP से कम रेट में अगर कोई किसान की फसल खरीदेगा तो उसको 3 साल के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी। बिल्कुल खाना चाहिए, क्यों नहीं होगा। आप एक तरफ तो 1975 रुपए गेहूं का MSP डिसाइड करते हो, आज अगर आप मंडी में जाएंगे भाई साहब, मैं बताऊं आपको 1400 रुपए 1500 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है। 18 रुपए सरकार मक्का का MSP डिसाइड करती है, 6-6.5 रुपए किलो में मक्का बिकती है, और वहीं जब उस गेहूं का आटा बन जाता है तो 40-45 रुपए किलो में बिकता है। मैं समझता हूं मक्का के पॉपकॉर्न किस भाव में बिकते हैं हम सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूं ये हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। किसान को MSP मिले, कृषि बिलों में आवश्यक सुधार हो, किसान को सही लाइट मिले, दिन में लाइट मिले। मैं समझता हूं किसान का जो बारदान की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो, लाइट की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो, और मैं समझता हूं स्वास्थ्य सेवाएं जो हाटपिपलिया विधानसभा में भी और ऐसी हर विधानसभा में ये स्वास्थ्य सेवाएं हो। मैं समझता हूं यही किसान के मुद्दे और इनके ऊपर चर्चा होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपको।